मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य भंडारण निगम द्वारा 37 मंडियों में नए भंडार गृहों का किया शिलान्यास। 5000 मीट्रिक टन क्षमता के होंगे ये भंडार गृह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1.5 लाख प्रतिदिन कोविड-19 की टेस्टिंग पर दिया जोर। साथ ही दवा खरीद में तेजी लाने और तकनीकी स्टाफ बढ़ाने के भी दिए निर्देश। प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ का जबरदस्त कहर। 1029 गांव बाढ़ से हुए प्रभावित। राहत आयुक्त ने बताया कि प्रभावित जिलों में राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है बेहद तेजी से। और प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश के अपराधों में आई है कमी। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न अपराधों में आई कमी का दिया है ब्यौरा। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता विभाग के अंतर्गत राज्य भंडारण निगम द्वारा प्रदेश की 37 मंडियों में निर्मित किए जाने वाले 5-5 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के नए भंडार गृहों का ई शिलान्यास किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल खंड में भी प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में नई नई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। सहकारिता विभाग द्वारा निर्मित कराए जा रहे 37 गोदामों के शिलान्यास का कार्यक्रम इस संकल्प का एक जीता जागता उदाहरण है। कोरोना काल खंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित है। वर्तमान सरकार किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप परंपरागत खेती से विमुख होने वाले किसान पुनः खेती में संभावनाएं देखने लगे हैं। इन भंडारण गृहों की उपयोगिता क्या है, ये हम सब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की थी और पीएम पैकेज में 1 लाख करोड़ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ही उन्होंने सुनिश्चित किया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें अन्नदाता किसानों के लिए भंडार गृहों की क्या आवश्यकता है, इसके महत्व को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और आज मंडी समिति और सहकारिता ये दोनों मिलकर के 2018 में जो एक एमओयू मंडी समिति के साथ उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने किया था, उस क्रम में 37 भंडारण गृहों की स्थापना के कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसकी उपयोगिता को इसलिए भी समझ सकता हूं क्योंकि अगर किसानों की आय को दुगना करना है तो हमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना होगा। मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय हमारे सामने एक चुनौती थी। जब मैंने बैठक बुलाई थी तो बैठक के दौरान मेरे सामने सबसे पहला प्रश्न ये उठाया कि हम लोग किसानों से खरीदेंगे तो, लेकिन ये गेहूं रखेंगे कहां? हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं है। और जब हम लोगों ने, क्योंकि 19 मार्च को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, 1 अप्रैल से गेहूं क्रय की कार्रवाई प्रारंभ करनी थी।
तो सबसे पहला प्रश्न स्टोरेज का ही हमारे सामने उठा था। और इसके बाद जब ये कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की भी तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सरकार भी किसानों से उनके उत्पाद को खरीदेगी। किसान की उत्पाद को खरीदना, उसको क्रय करना और अगले 48 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा चला जाए, यह अपने आप में एक सपना था। और वह सपना 2017 में सरकार के आने के साथ प्रारंभ हुआ। पहले ही वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के खाते में देने का कार्य किया गया था। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने आज टीम 11 की बैठक में मेडिकल टेस्टिंग पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग को 1.5 लाख तक ले जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोविड के लिए दवा खरीद में भी तेजी के साथ काम किया जाए और तकनीकी स्टाफ को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही ई संजीवनी सेवा के विस्तार पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने संतोष जताया है कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम से लोगों को सहायता मिल रही है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि खाद्य बिक्री की अनियमितता के मामले में 50 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड के संदर्भ में टीम 11 की बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल टेस्टिंग पर आज पुनः विशेष जोर दिया। उन्होंने आदेश दिया है कि अब लगभग जहां प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर चुका है, लेकिन फिर भी हमारी पर कैपिटा टेस्टिंग को और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम 1.5 लाख तक टेस्टिंग ले जाएं और उसके प्रथम चरण में एंटीजन टेस्ट से कम 85,000 और आरटीपीसीआर टेस्ट से कम 45,000 यानी 1,30,000 के आसपास तक न्यूनतम हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये निर्देश आज उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को और मेडिकल एजुकेशन को और जिले के जहां भी जिलाधिकारी और उनकी टीम है उनको टेस्ट कराने के लिए दिया गया। जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया में विशेष सतर्कता बरत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया। चिकित्सालयों को बेड्स भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट ने, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो वेंटिलेटर्स हैं और HNFC मशीन्स हैं जो है ऑक्सीजन फ्लो मेंटेन कराती हैं, बाकी जो दवाएं हैं इनके लिए विशेष रूप से क्रय करने के लिए निर्देश आज दिया गया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,124 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 49,575 है, जबकि कोरोना संक्रमण से उपचारित होने वालों की संख्या 1,44,754 हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 73.33 हो गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,124 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,575 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 1,44,754 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 73.33% हो गया है, 73.33%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,059 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,21,253 सैंपल्स की जांच की गई है और इस प्रकार अब तक 47,96,488 सैंपल की जांच की जा चुकी है। और अब बात करते हैं प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की।
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी देते हुए राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश का एक और जनपद कासगंज के 7 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि प्रदेश में इस समय 18 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जनपदों के 1029 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ की स्थिति में फिलहाल सुधार आ रहा है। कल के मुकाबले आज 27 गांव कम प्रभावितों की संख्या में आए हैं। उन्होंने कहा है कि शारदा सरयू के जलस्तर में कमी आ रही है। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राहत और बचाव के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। प्रदेश का एक और जनपद कासगंज बाढ़ से थोड़ा प्रभावित हुआ है। उस जनपद में 7 गांव बाढ़ से प्रभावित सूचित किए गए हैं। हालांकि ओवरऑल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है और प्रदेश के 18 जनपदों में अब कुल 1029 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यह संख्या कल की संख्या से 87 गांव कम है तथा इसी प्रकार जो हमारे मरून तथा जलमग्न गांव हैं उनकी संख्या अब 620 है। यह संख्या कल की संख्या के सापेक्ष 46 कम है। तो बाढ़ की स्थिति प्रदेश में थोड़ी सी सुधार आया है और जो प्रमुख नदियां हैं जो अपने खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही थी उसमें भी कुछ सुधार आया है। शारदा नदी पलिया कला में अब सिर्फ 18 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी प्रकार सरयू जी एल्गिन ब्रिज बाराबंकी में 22 सेंटीमीटर, अयोध्या में 49 सेंटीमीटर तथा बलिया में 98 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश में लगातार राहत के कार्य किए जा रहे हैं। जनपद बलरामपुर में बाढ़ और कटान से जनहानि व धनहानि को कम किए जाने हेतु बचाव व राहत कार्य प्रशासन द्वारा तेजी से किया जा रहा है। बाढ़-खंड की टीम द्वारा चिन्हित कटान स्थलों पर कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। राप्ती नदी के कटान के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। करीब आधा दर्जन से अधिक ग्रामों में राप्ती नदी कटान कर रही है। सभी स्थानों पर बाढ़ खंड द्वारा कटान रोधी कार्य किए जा रहे हैं। बलरामपुर सदर तहसील के ग्राम कल्याणपुर के दाएं तट पर हो रहे कटान को रोकने हेतु कटान निरोधक कार्य किया जा रहा है। ग्राम ढोंडरी के दाएं तट पर हो रहे कटान को रोकने हेतु फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। ग्राम ढोंडरी से जमाली जोत जाने सड़क पूरी तरह से कट चुकी है। ढोंडरी गांव उपजाऊ जमीन को बचाने का कार्य किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी बलरामपुर सदर नागेंद्र नाथ यादव ने बताया है कि वो स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को शासन के निर्देशानुसार सहायता अवश्य उपलब्ध कराई जा रही है। किसी आपात स्थिति के लिए जिले में 30 बाढ़ चौकी और तहसील बलरामपुर में कल्याणपुर, रुडगी और लालपुर फगुइया ये 3 गांव मुख्य रूप से राप्ती की कटान के जद में हैं, जहां पर फ्लड फाइटिंग का कार्य निर्माण खंड के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जो नेपाल के नाले थे उनके यहाँ भी उसके द्वारा भी सिकंदर बूझी गांव के एक मौजे में कटान की शिकायत हुई थी। वहाँ मैं स्वयं जाकर उसका निरीक्षण किया था और अब धीरे धीरे पानी चूँकि घट रहा है, फ्लड फाइटिंग का काम भी चल रहा है, तो जो भी लोग उससे प्रभावित हैं उनको जो भी नियमानुसार शासन की तरफ से निर्देश है उसका सहायता दी जाएगी। और कैरम बांस बल्ली की बना करके कैरम डालने की काम की गई है। और ठोकर 2 पहले ठोकर बनाया गया था, 2 ठोकर बनाया गया तो वो बहुत काम किया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर 7 ठोकर वो तभी बन गया होता तो आज सड़क सुरक्षित होती। सरकार ऐसा है, हमारा गांव ढोंडरी जमाली अयोध्या जिले में सरयू नदी का जलस्तर इन दिनों खतरे के निशान से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिस वजह से तराई इलाकों में बाढ़ का कहर आ गया है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर खुली जगहों में दिन और रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो तराई इलाके में होने के कारण बाढ़ के संकट से घिरे हुए हैं। महंगू का पुरवा, सलेमपुर, सल्लाहपुर, नूरगंज कैथी, सल्लरपुर कैथी, अबूपुर कैथी, मुजेहना और सराय नासिर गांव के करीब 732 परिवार इन दिनों बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। गांव को जाने वाले रास्ते भी बाढ़ के थपेड़ों से कट गए हैं। नदी का जलस्तर इतना बढ़ा है कि सड़कों पर भी नाव चल रही है, जिस वजह से आने जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर बाढ़ राहत शिविर की स्थापना की गई है और बाढ़ पीड़ितों को राशन के साथ साथ जानवरों के लिए चारे का भी इंतजाम किया गया है। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने क्षेत्रीय भाजपा विधायक रामचंद्र यादव भी राहत शिविर पहुंचे और उनका दर्द जानने के बाद उन्हें राशन मुहैया कराया।
काशी में आज डोम राजा के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे आदरणीय डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हो गया है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। डोम राजा केवल बनारस के लिए नहीं बल्कि आध्यात्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से महंत अवैधनाथ ने डोम राजा के घर साधुओं के साथ सहभोज की शुरुआत की थी। वाराणसी में आज डोम राजा रामनाथ चौधरी का निधन हो गया। 42 वर्ष की अवस्था में ही वो इस दुनिया से चल बसे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट कर शोक संवेदना प्रकट की। प्रदेश के मंत्री नीलकंठ तिवारी, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय सहित गणमान्य लोग शोक संवेदना प्रकट करने उनके आवास पर पहुंचे। आज डोम राजा श्री जगदीश जी की यहाँ पे मृत्यु हुई है और बहुत ही वाराणसी के लिए आज ये दुखद प्रसंग है और सारी वाराणसी की, काशी की जनता आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हुई। ये एक बहुत आघात काशी की जनता को और घर वालों को पहुँचा है। निश्चित रूप से इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम सब लोगों की संवेदनाएं साथ हैं और हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रेषित की हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। इनको पैर में जो है फोड़ा हुआ था। फोड़ा के कारण जो है इनको शुगर इनका बढ़ा हुआ था, तो इनका शुगर कंट्रोल करके इनके फोड़े का ऑपरेशन हुआ और 12 दिन हॉस्पिटल में थे। उसके बाद जो है इनको छुट्टी मिला, घर पर थे, 2-3 दिन आराम से थे। आज सुबह जो है अचानक इनका तबीयत बिगड़ा है और जब हम लोग लेकर इनको भागे हॉस्पिटल के लिए तो रास्ते में ही इनका दम टूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। वो काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता के लिए काम किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस पीड़ा से सहने की शक्ति दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि काशी के डोम राजा का पद भारतीय संस्कृति में व्याप्त विविधता, व्यापकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बाबा विश्वनाथ के ऐसे सच्चे उपासक डोम राजा जगदीश चौधरी जी का स्वर्गवास अत्यंत दुखद है। उनका निधन सनातन परंपरा और भारतीय समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डोम राजा सनातन संस्कृति की सबसे अभिन्न कड़ी हैं, जो अपनी अग्नि से लोगों को मोक्ष का द्वार दिखाते हैं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि डोम राजा जगदीश चौधरी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बलिया में सोमवार रात पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में फेफना थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल रात 8 बजे घर से पत्रकार को विरोधी बुलाकर ले गए थे और वहां मौजूद लोगों ने लाठी डंडे और रिवॉल्वर से पत्रकार पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने पत्रकार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और परिवार को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि बलिया में पत्रकार की हत्या के मामले में FIR पंजीकृत कर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी मारपीट की घटना हुई थी। साथ ही थाना फेफना के प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया है। थाना फेफना जनपद बलिया अंतर्गत रतन सिंह, जो कि एक पेशे से पत्रकार हैं, कि उनके पटीदारों द्वारा लाठी डंडे और गोली मारकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत करते हुए, जिसमें कि 10 लोग नामजद थे, त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना का निरीक्षण कर लिया गया है। पुलिस महानिदेशक द्वारा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं और पूर्व में घटना में प्रभावी कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने के कारण प्रभारी निरीक्षक फेफना को निलंबित करने के निर्देश
डीजी साहब ने दिए हैं। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि देश में अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में अपराधों की संख्या में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि एनसीआरबी के अनुसार देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश डकैती में 33वें नंबर पर, लूट में 20वें, हत्या में 26वें, हत्या के प्रयास में 21वें, बलात्कार में 24वें, पाक्सो में 23वें और महिला संबंधी अपराधों में 15वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में होने वाली सभी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। साथ ही प्रदेश की बड़ी आबादी होने के कारण भी यहां अपराध की संख्या में कमी आ रही है। गोंडा जनपद में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं है। खाद दुकानों पर काफी भीड़ लगी हुई है। खाद लेने आए किसानों ने बताया है कि एक सप्ताह दिक्कत थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। रेट पर ही खाद मिल रही है। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध भी है। उप निदेशक कृषि मुकुल तिवारी ने बताया जनपद में यूरिया की पर्याप्त खेप आ चुकी है, जिससे जिले की 80 सोसाइटियों पर 1300 मीट्रिक टन और प्राइवेट दुकानों पर 800 मीट्रिक टन यूरिया पहुंचाई जा चुकी है। अगले 1-2 दिन में यूरिया पर्याप्त खेप जिले को प्राप्त हो जाएगी तथा शीघ्र ही यूरिया की किल्लत समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यूरिया निर्धारित मूल्य 266.50 रुपए की दर से पीओएस मशीन के माध्यम से बिक्री की जाए। आज से 10 दिन पहले हमारे विकास खंड में यूरिया की काफ़ी किल्लत थी, परंतु जनपद में रैक सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में आ जाने के बाद यूरिया की आपूर्ति हो गई है और लगभग में ज़रूरतमंद किसानों को यूरिया मिल चुकी है और उचित रेट पर वितरण हुआ है। हमारे क्षेत्र में हम लोगों को यूरिया की बहुत किल्लत थी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान थे। जब गोंडा ज़िला में रैक लगा और हमारे इटियाठोक में फुटकर विक्रेता मोहम्मद असलम खां के यहाँ खाद आया तो हम लोगों को 266 रुपये में यूरिया खाद मिला और उससे हमारे खेत की बुआई में आसानी हुई और हम लोगों ने उसको ले जा कर के अपने खेत में बोए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ द्वारा मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री के नेतृत्व में आपदा में अवसर विषय पर वर्चुअल प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि आपदा में अवसर के अंतर्गत रेलवे द्वारा रेल ट्रैक के मरम्मत कार्य और बचे हुए निर्माण कार्य किए गए। कोरोना काल में यात्री ट्रेनों का संचालन बंद होने के कारण रेलवे को होने वाली आय की पूर्ति माल भाड़े और अन्य मदों से किए जाने पर फोकस किया गया। अनलॉक में यात्री ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उसी से हम लोग आपको अवगत कराएंगे और बस यही है कि हम लोगों का जो मेन मकसद तो यही रहता है कि टिकट ऑन डिमांड रहे। जैसे ही कोई यात्री टिकट खरीदना चाहे तो उसे कंफर्म टिकट मिले, लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं सिर्फ कंफर्म टिकट के साथ ही कोई भी पैसेंजर ट्रैवल कर सकता है। वेटिंग लिस्ट टिकट अगर है तो वो यात्रा नहीं कर सकता है। भीड़ बढ़ रही है, पहले शुरू में भीड़ इतनी नहीं थी, ट्रेनें पूरी भरी हुई भी नहीं। इस समय पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए बांदा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा समूहों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के साथ ही उनके मोबाइल सेटों में डाउनलोड करा रही हैं, जिससे कि लोगों को समय रहते ही संक्रमित व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मास्क और संक्रमण से बचाव के लिए किस तरह की साफ सफाई रखनी है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा समूहों के द्वारा वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि इस घातक वायरस की चपेट में आने से लोगों को बचाया जा सके।
ये कोरोना नाम की जो महामारी चल रही है, इसको हमें मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये ऐप डाउनलोड हुआ है, तो हम जा के गांव में भैया बहनों को, दीदियों को बताते हैं कि ये आरोग्य सेतु डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके ये हमारे आसपास जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है उसकी जानकारी देता है। और हम अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बचाव खोज रहे हैं कि कैसे बचाव किया जाए। हाथों में साबुन से धोना और मास्क का प्रयोग कर, हम स्वयं मास्क बनाकर बहनों को देती हैं और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहने के लिए सभी बहनों भाइयों को जानकारी देते हैं। इस समय आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी दिया जा रही थी और पुरुष और सभी महिलाओं को, जिसमें हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि कितनी दूरी, किलोमीटर की दूरी पर कोरोना वायरस का मरीज है। उससे हम लोग मोबाइल के द्वारा जानकारी लेते रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज रायबरेली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अजय कुमार लल्लू रायबरेली के रास्ते बलिया जा रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बलिया में पत्रकारों की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने रायबरेली के रास्ते से बलिया जा रहे थे, जहां रायबरेली पुलिस ने सलोन टोल प्लाजा पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का उत्पाद न मचा सकें, इसके लिए जिले की पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस फिलहाल किसी अज्ञात स्थान पर रखे हुए है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आईजी लखनऊ रेंज ने बताया कि इंटेलिजेंस के द्वारा रिपोर्ट मिली थी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बलिया के लिए रवाना हुए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है। सुचारू कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का सर्वोपरि कार्य है। और बुलेटिन में अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों व पशुपालकों से देश में दूध की उपलब्धता बढ़ाने वाली पूर्व श्वेत क्रांति की तर्ज पर शहद यानी मधु की उत्पादकता बढ़ाने वाली मधु क्रांति का शुभारंभ किया है। इसके तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रवासी कामगारों को इसके माध्यम से रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रहा है। आज गांव पंजखोरा स्थित बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र पर बी बॉक्स वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी व खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। योजना का शुभारंभ पहले चरण में 20 कामगारों को 10-10 बी बॉक्स और टूल किट का वितरण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने कोरोना काल में इस योजना से मिले लाभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ें दूसरी खबर की ओर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो लखनऊ द्वारा एडीजी आरओबी व दूरदर्शन आरपी सरोज की अध्यक्षता में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए पर आधारित एक वेबिनार का आयोजन किया गया। झांसी में आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से युवा छात्र छात्राओं के नौकरी के प्रयासों को एनआरए के माध्यम से होने वाले लाभ को जानना था। इस वेबिनार में बुंदेलखंड के झांसी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और छात्र छात्राओं ने वेबिनार में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही केंद्र सरकार के एनआरए लागू करने के ऐतिहासिक फैसले पर काफी सराहा गया और इसे अपने लिए लाभदायक भी बताया गया। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 19 अगस्त को लागू किए जाने से रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में उत्साह दिखाई दे रहा है। इस एजेंसी के गठन हो जाने से राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की नौकरियों में प्राथमिक परीक्षा कराई जाएगी, जो 3 साल के लिए वैध होगा। इसी के साथ गृह जनपद में इस परीक्षा का आयोजन होगा और मार्कशीट भी स्वयं प्रमाणित कर भेजा जा सकता है। ये परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी और बैंकिंग, रेलवे, एसएससी परीक्षाओं सहित कई विभागों में होने वाली परीक्षाओं में लागू होगी। इसका स्कोर कार्ड बनेगा, जिसके आधार पर मेन परीक्षा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना से सुल्तानपुर के 3856 पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका सुल्तानपुर व नगर पंचायत कादीपुर, कोयरीपुर व दोस्तपुर में पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर पंजीकृत पथ विक्रेता के द्वारा आवेदन लिया जा रहा है, जिसके बाद आवेदक के संबंधित बैंकों से उन्हें शीघ्र ही 10,000 के ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे। आवेदकों को ऋण के ब्याज में 7% सब्सिडी भी दी जाएगी। सुनीता सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर निर्धारित लक्ष्य को 100% पूरा किया जाना है। इस योजना में ऋण देने में कोई बैंक हीलावाली नहीं कर सकता है। परियोजना अधिकारी ने बताया कोरोना संक्रमण के चलते इस संकटकालीन दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना पथ विक्रेताओं पर आत्मनिर्भर होने के लिए वरदान साबित होगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।